अगर किसी अभयारण्य में किसी राज्य के 80% से ज्यादा तितलियों की प्रजाति पाई जाती है तो उसका संरक्षण करना सिर्फ एक विकल्प ही नहीं बल्कि आवश्यकता बन जाता है, क्योंकि तितलियां सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं होती बल्कि तितलियां किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक भी होती हैं। अब इसीलिए इसी संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केरल राज्य ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य को अब दे दिया है अरलम तितली अभयारण्य का दर्जा। अब यानी कि ये तितलियों के लिए समर्पित एक अभयारण्य होगा और इस तरह से केरल राज्य का ये पहला तितलियों के लिए समर्पित यानी कि तितली अभयारण्य बन गया है। तो हमारे लिए आज की यह खबर है। अब समझेंगे कि इसको ये दर्जा क्यों दिया गया है और इसके पीछे क्या महत्व है, क्यों आखिर यहाँ पर कौन सी ऐसी विशेष घटना होती है जिसकी वजह से इसको तितली अभयारण्य यानी कि केरल का पहला तितली अभयारण्य बना है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। केरल आप जानते हैं कि जो जैव विविधता के लिहाज से वैसे भी काफी जाना जाता है। अब यहां पर देखिए अरलम तितली अभयारण्य केरल का पहला है अभयारण्य बना है, तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो राज्य वन्यजीव बोर्ड है वो राज्य वन्यजीव बोर्ड क्या करता है, वो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत उसने उसकी एक धारा 18(1) है उसके तहत उसने क्या किया, पहले एक प्रोविजन बनाया गया है कि वो आवेदन किया यानी कि इसके लिए उसने अनुमति मांगी और इसके बाद इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसकी धारा 18(1) के तहत सरकार के द्वारा बकायदे एक हम कह सकते हैं कि जो अधिसूचित किया गया इस चीज को, यानी कि इसकी जब सहमति दी गई तो एसआरओ एक जारी किया गया, यानी कि स्टैट्यूटरी रूल ऑर्डर इसके लिए जारी कर दिया गया है। यानी कि अब इसको जो है तितली अभयारण्य बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इसको तितली अभयारण्य बनाने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है इसके पीछे आखिर क्या कारण रहे होंगे, क्यों ऐसा किया गया, राज्य वन्यजीव बोर्ड ने ये आखिर क्यों मांगा केंद्र से अनुमति। तो देखिए इस बात को समझने के लिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अरलम अगर अभयारण्य की बात करें तो सबसे पहले ये जानिए कि स्थित कहां पर है। तो स्थिति इसकी देखिए, ये केरल का आप मैप देख रहे हैं, इसमें यहां पर आपको कन्नूर डिस्ट्रिक्ट दिख रही है और यहीं पर ये 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्या है, ये वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि पहले 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित इसको किया गया था। इसके बाद 1984 से यह वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अपनी पहचान लिए हुए था। अब इससे जो सीमा लगती है वो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी है वन्यजीव अभयारण्य, इसके अलावा कोटियूर वन्यजीव अभयारण्य और साथ साथ उत्तरी वायनाड का जो प्रभाग है उससे इसकी सीमा साझा होती है। अब देखिए यहां पर सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं जो वन क्षेत्र है और अर्ध सदाबहार भी पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब पूरे वर्ष जो जिसकी पत्तियां हरी रहेंगी और अर्ध सदाबहार कुछ समय के लिए उसमें पतझड़ देखने को मिलेगा। जैव विविधता के लिहाज से अगर बात करें तो जो बटरफ्लाई माइग्रेशन होता है यानी कि जो तितलियों का आवागमन होता है, जो मौसमी प्रवास होता है वो यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि बटरफ्लाई माइग्रेशन ठीक उसी तरह से आप समझिए जैसे कि साइबेरियन पक्षी क्या होते हैं जाड़े में जैसे आते हैं भारत में, उसी तरह से यहां पर जो बटरफ्लाई है यानी कि जो तितलियां हैं उनका भी यहां पर मौसमी प्रवास मौसमी जो आवागमन है ये देखने को मिलता है। अब उसकी वजह से यहां पर तितलियों की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। साथ साथ अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो तितलियों को लेकर जो शोध कार्य है वो भी किया जाता है, उनको लेकर जो अध्ययन है वो भी किया जाता है। साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर एक स्लैंडर लोरिस नाम का एक जीव भी पाया जाता है, विशेष आवास है ये जगह, ये नीचे इस जीव को आप देख लीजिए स्लैंडर लोरिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि ये जो शेड्यूल 1 में है यानी कि सबसे ज्यादा संरक्षित जो श्रेणी बनाई गई है उसमें इसको शामिल किया गया और इसका शिकार पूर्ण तरह से वर्जित है। तो इसका भी विशेष आवास क्षेत्र यहां पर है जो कि परिशिष्ट 1 में शामिल है स्लेंडर लोरिस का। अब देखिए तितलियों की जहां तक बात है तो तितलियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहां पर मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसने लगभग 20 से ज्यादा वर्षों लगभग 25 वर्षों की स्टडी की और यह बताया कि जनवरी फरवरी का जो महीना होता है यहां पर तितलियों के सर्वेक्षण और प्रवासन के स्टडी के लिए उनके रिसर्च के लिए सबसे मुफीद होता है। इसलिए यहां पर जो तितलियां देखी गई इन तमाम 20-25 वर्षों के अध्ययन में जो तितलियों की गतिविधि देखी गई उसके लिहाज से यह कहा गया कि यहां पर उनका जो आवास है उसके संरक्षण की विशेष जरूरत है। साथ साथ अब ये उसके उद्देश्य हैं, क्यों आखिर ऐसा किया गया, तो उसके संरक्षित आवास के लिए एक तो ये किया गया, दूसरा यहां पर जो तितलियों का प्रवास है उनके यहां पर जो बीच से एक नदी बहती है उस नदी की वजह से जिसका नाम है चीनकन्नी या चीनकन्नी नदी कहते हैं, चीकन्नी भी कहते हैं चीनकन्नी नदी भी कहते हैं, वो इसके बीच से बहती है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। अब ये नदी और इसके वन क्षेत्र दोनों मिलकर एक कॉरिडोर बनाते हैं। इस कॉरिडोर में इस गलियारे में आप कह सकते हैं कि जो
इस गलियारे की जो सुरक्षा है वो जरूरी है, क्योंकि मौसमी प्रवास जो तितलियों का होता है वो इसी की वजह से होता है। और यहाँ पर जैसे जो कीचड़ होता है, उस कीचड़ में तितलियां क्या कौन सा काम करती हैं, तो एक विशेष प्राकृतिक उनकी हम कह सकते हैं एक्टिविटी होती है, जिसको मड पडलिंग कहते हैं। मड पडलिंग में क्या होता है कि मड पडलिंग में ये कीट या जो तितलियां इस तरह की होती हैं वो उस कीचड़ के ऊपर बैठती हैं और उस कीचड़ में से जो खनिज लवण होते हैं, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनको अवशोषित करने का काम करती हैं, जिसको मड पडलिंग कहते हैं। अब इसी की वजह से इस मौसम में बहुत ज्यादा तितलियों की यहां पर गतिविधि देखी जाती है। तो बटरफ्लाई माइग्रेशन के लिहाज से ही पूरे केरल में जितनी तितलियों की संख्या दर्ज की गई, उसमें अगर आप देखेंगे तो 327 अगर पूरे तितली की विविधता यहां पर है, उसमें से सबसे ज्यादा 80% यहां पर दर्ज की गई, देखी गई इसी में। यानी कि केरल में पहला तितली अभयारण्य घोषित करने के पीछे इसका मुख्य रीजन क्या है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो था पहले, उस वहां पर तितलियों की जो पूरे केरल में प्रजाति है उसकी 80% जो आबादी है वो इसी अभयारण्य में देखी गई, इसीलिए इसको तितली अभयारण्य घोषित किए जाने की मांग राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा किया गया। अब ये उसके महत्व का कारण था। अब समझेंगे इसका महत्व क्या है, लेकिन उससे भी पहले आपको इसके महत्व से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और कहीं भी रह के किसी भी तरीके से अगर आप 27, 28, 29 में यूपीएससी की परीक्षा निकालना चाहते हैं, मार्गदर्शन को लेकर भटकाव बहुत होता है, उसको दूर करते हुए दृष्टि आईएएस एक ऐसा कोर्स लेकर आया है जो पूरी तरह से आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि 24,999 रुपए में जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है, आप जहां भी हैं, जिस शहर में हैं, इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो वहां पर बैठ के ही इस कोर्स के माध्यम से केवल 14 महीने में आप यूपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के जो जीएस का संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको कवर करेंगे, अपनी बुनियाद को एकदम दुरुस्त कर लेंगे। और साथ साथ इसकी वैलिडिटी 18 महीने तक है। इसमें आपको 18 क्लास टेस्ट, 18 जो टेस्ट हैं प्रीलिम्स और मेंस के, वो भी देने को मिलेगा। 1250 प्लस घंटों की क्लास आपको मिलेगी, पूरा यानी कि सिलेबस कवर कर दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। इसके अलावा इसमें आपको जो करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन होता है उसको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए उसके क्लास का एक्सेस तो दिया ही जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा और किसी भी तरह के डाउट के लिए वो आपके डाउट क्लियरेंस की यहाँ पर व्यवस्था भी की गई। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं और ये फीस भी बेसिकली इसकी फीस नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस वहां पर क्या कर दी जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी। यानी कि ये एक तरह से निःशुल्क कोर्स आपके लिए हुआ। मीडियम की बात करें तो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी, तीनों मीडियम में इसके बैच आपको मिलेंगे। एडमिशन प्रारंभ है और इस फीस में भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप अमिताभ कोड यहां पर अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाना होता है। अगर वहां भी आप जाना नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी अप्लाई कोड के साथ आपको ये वहीं पर उसी रास्ते पर पहुंचाएगा जहां से इजीली ये कोर्स आप ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम है, अमिताभ कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल है कि आपके लिए कोर्स तो महत्वपूर्ण है, अब समझ लेते हैं तितली विविधता और संरक्षण का महत्व क्या है। तो देखिए पिछले 25 वर्षों के अध्ययन के आधार पर जो डेटा आया उसमें यह देखा गया कि यहां पर इस जगह पर जो तितलियों की विविधता है वो बहुत ज्यादा थी। 327 प्रजातियां जो टोटल दर्ज की गई थी केरल के अंदर, उसमें से 266 प्रजातियां केवल इसी अभयारण्य में दर्ज की गई, देखी गई। तो इसका मतलब एक छत्र राज है तितलियों के मामले में केरल के लिहाज से। अगर आप देखेंगे तो अरलम में ही ये दिखाई दी। अब इसमें कई महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जिसमें से कि कुछ प्रजाति का नाम यहां पर आपको मेंशन किया गया है, जैसे स्पॉटेड बटरफ्लाई, बुद्धा मयूरी, रोजी, थालिर नीली, ओकिला बटरफ्लाई, मालाबार रोज, ये कुछ प्रजातियां यहां पर आपको दिखाई दी हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि 11 जनवरी 2025 को यहां पर 8 लाख से अधिक यहां पर अल्बाट्रास नाम की जो तितलियों की प्रजाति है उनका झुंड देखा गया, उनका झुंड दर्ज किया गया। यानी कि अल्बाट्रास का भी यहां पर बड़े मात्रा में यहां पर शिरकत करते हुए देखा गया। केवल कुछ मिनटों में ही, 5 मिनट में ही तकरीबन 12,000 इस तरह की जो अल्बाट्रास जो है तितलियां हैं उनकी गणना की गई थी। तो इसका मतलब यह है कि तितलियों के लिहाज से इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए, उनकी विविधता को संरक्षित रखते हुए, उनके आवास को, चाहे उनके प्रवास गलियारे की सुरक्षा हो, उस मौसमी प्रवास को ठीक रखते हुए, साथ साथ यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, साथ साथ पारिस्थितिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, जागरूकता बढ़ाई जा सके। जब किसी के नाम पर अगर किसी चीज को रख दिया जाता है तो विशेष उस नाम की तरफ लोगों का ध्यान जाता है, तो जागरूकता बढ़ती है और लोगों की सहभागिता बढ़ती है। अगर किसी चीज के नाम पर हम रख दें कि फला तितली के नाम पर, तो तितली अगर कभी आपको उस क्षेत्र में दिखेगी तो आप जानेंगे कि इसी के नाम पर यह समर्पित चीज है, इसका मतलब इसके विषय में हमें सोचना पड़ेगा, हमारी भी सहभागिता इसमें बनती है। तो ये सारी चीजें यहां पर इसकी वजह से ये इसका
इंपॉर्टेंस है। तो तितली विविधता और संरक्षण के लिए ऐसा डेडिकेटेड केरल का ये पहला संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको ये श्रेणी में रखा गया है। चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि आरलम अभयारण्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? पेरियार, भरतपुझा, काबिनी या चीनकन्नी? तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ टेलीग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको लिंक पीडीएफ इसकी मिलेगी। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।